हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का दूसरा पाठ बचपन का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका कृष्णा सोपती जी हैं। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं को हमारे साथ साझा किया है। वह अपने बचपन की यादों को लिखते हुए बताती हैं, मैं कुछ बड़ी होने पर तुम्हारी दादी, नानी, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी हो सकती हूँ। मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में बदलाव आए हैं। मैं पहले नीले जामुनी रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। अब मन सफ़ेद पहनने को करता है। पहले फ्रॉक, फिर निकर, स्कर्ट, लहंगे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक अब तक मुझे याद हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे का रिबन का चलन था। बचपन में हम अपने मोजे खुद धोते थे। नौकर नौकरानी को उन्हें देने की मनाही थी। इतवार को उन्हें धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। नई किस्म के शू पहले से ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे तो उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। इस लाइन का मतलब है, इस वाक्य का अर्थ है कि जब हमें नए जूते मिलते थे तो उनके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता था। यानी कि नए जूते हमेशा काटते हैं ना पाँव को, तो जब पाँव को काटते हैं तो क्या होता है कि पाँव में छाले पड़ जाते हैं। तो लेखिका यही बता रही हैं कि जब नए जूते आते थे तो उसके साथ हम छालों का इलाज भी शुरू कर देते थे, क्योंकि हमें पता था कि नए जूते पाँव काटेंगे और हमारे पाँव में छाले पड़ेंगे। तो हम पहले से ही तैयार रहते थे कि जैसे ही छाले पड़ेंगे हमें इलाज शुरू कर देना है। हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हमें हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। हमारे समय और तुम्हारे समय में बहुत दूरी आ चुकी है। बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। उन दिनों घर में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं। हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम और कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। हमारा घर माल के पास में था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की मनभावनी खुशबू आती थी। हम हर हफ्ते एक बार चॉकलेट खरीद सकते थे। मैं रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफिल भी बहुत याद आते हैं। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है। ये आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर खाए जाते हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी याद है। चूर्ण मतलब चूरन, यानी कि किसी चीज़ को अगर हम पाउडरी फॉर्म में बना देते हैं, पाउडर जैसा बना देते हैं, तो उसे कहते हैं चूर्ण। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम स्कूल के हर बच्चे को आता था। आप इस स्लाइड में देखिए, जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाला चित्र जो छोटे छोटे लाल लाल काले काले गोल गोल फल आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं काफल। काफल एक पहाड़ी फल होता है जो पहाड़ों में पाया जाता है। और दूसरा चित्र है चना जोर गरम का। बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे लेते, सामने जाखू का पहाड़ और ऊंचा चर्च दिखाई देता। चर्च की घंटियों की आवाज़ दूर दूर तक जाती थी। सूर्यास्त के समय नीले आसमान पर गुलाबी सुनहरी धारियाँ फैल जाती थी। देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती और रौनक बढ़ जाती थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से कोलाहल उभरने लगता था। कोलाहल मतलब होता है कि काफ़ी शोर शराबा। स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला और कालका दोनों ही एक स्थान है हिमाचल प्रदेश में। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रेन है जो कि चलती है। तो उसी ट्रेन का मॉडल एक दुकान के शोरूम में रखा हुआ था। आगे लेखिका कहती हैं, पिछली सदी में वही तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी। यानी कि उस समय
वही एक गाड़ी थी जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। आगे लेखिका कहती हैं, शुरू शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। अटपटा मतलब अजीब सा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर साहब ने उसे आश्वासन दिया कि कुछ दिन चश्मा पहनोगी तो यह उतर जाएगा, पर यह अभी तक नहीं उतरा। इसके लिए वो स्वयं को ही दोषी मानती हैं, यानी वो मानती हैं कि जो उनको चश्मा लगा है इसकी जिम्मेदार वही हैं। क्यों? क्योंकि वे दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात को टेबल लैंप की रोशनी के सामने बैठ के पढ़ा करती थी, और इसका नतीजा यही है कि उनको अब चश्मा लग गया है। पहली बार चश्मा लगने पर मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ते हुए कहा था, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मुझे इस पर खूब खीज आई मतलब गुस्सा आना और इरिटेट हो जाना। पर यह शेर मुझे बुरा नहीं लगा। मैं आईने के सामने जाकर कई बार ऐनक उतारकर और फिर पहनकर अपने आप को देखती रहती थी। मैंने छोटे भाई का टोपा उतारकर अपने सिर पर रखा। वह कुछ अजीब सा लगा था, पर अब यह मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है। अब मैं शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। यह आपके पाठ का सार हो गया। अब हम इसके कठिन शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। सयाना यानी समझदार, शताब्दी यानी 100 वर्ष, 100 ईयर्स। शताब्दी जो है वह शत से बना है, शत माने होता है 100। अगला शब्द है बदलाव। बदलाव यानी परिवर्तन, यानी चेंज होना। दशक यानी 10 वर्ष। पोशाक, जिसे हम कहते हैं वेशभूषा, यानी आपके कपड़े वगैरह। फ्रिल यानी झालर। इतराते यानी इधर उधर झूलते। लेमन कलर यानी नींबू के रंग का। मनाही मतलब होता है नहीं करने का आदेश, ना करने का आदेश, जिसे हम कहते हैं निषेध। किस्म, किस मतलब होता है प्रकार, यानी टाइप, जिसे हम कहते हैं। खुराक यानी औषध की मात्रा, यानी भोजन। मितली, मितली मतलब होता है उल्टी आना, दिल मचल जाना। दिलचस्पियाँ यानी रुचियाँ, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरेस्ट। कन्फेक्शनरी यानी वह दुकान जहाँ बिस्कुट, नमकीन, मिठाई आदि मिलती हो। मन भावनी यानी मन को अच्छी लगने वाली, मन को भाने वाली, भाना मतलब अच्छा लगना। हफ्ता यानी सप्ताह, सप्ताह मतलब यानी 7 दिन, 1 वीक। निरा, निरा मतलब होता है केवल, यानी सिर्फ। कमाल यानी होशियारी, चतुराई। बुरकना, बुरकना मतलब होता है छिड़कना। क्या छिड़कते थे वो लोग? चूर्ण जैसी चीज़ को, यानी जो पाउडर जैसी चीज़ होती थी उसको छिड़कते थे। रफ्तार यानी चाल, गति, इंग्लिश में कहेंगे स्पीड। कमतर यानी ज़्यादा छोटा, जिसका एक हिंदी में अर्थ है लघु। ननिहाल यानी नानी का घर, जहाँ नानी लोग रहते हैं। हृष्ट पुष्ट यानी मोटे ताजे, यानी कि स्वस्थ, हेल्दी। सूर्यास्त, सूर्यास्त बना है सूर्य और अस्त को मिला के, यानी सूर्य का अस्त हो जाना। अस्त माने होता है डूबना, यानी सूर्य के डूबने के समय को सूर्यास्त कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में सनसेट। गुलाबी यानी गुलाबे, गुलाब के रंग की। सुनहरी, सोने वाली, सोने जैसे रंग की। पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, इस वाक्य का अर्थ है कि पहाड़ों पर अंधेरा होने लगा। रिज, पहाड़ का सबसे ऊपर का लंबा व सीधा भाग। पाठ के आधार पर शिमला की एक सड़क को रिज कहा गया है, क्योंकि वह पहाड़ के एकदम ऊपर थी, लंबी थी और सीधी थी। रौनक यानी चहल पहल। कोलाहल यानी शोर शराबा होना, बहुत शोर होना। अटपटा, जो अच्छा ना लगे। आश्वासन यानी भरोसा। अलावा यानी कि अतिरिक्त। खींचना यानी क्रोध करना, झुंझलाना यानी इरिटेट होना।
शेर, कविता रूपी पंक्तियाँ, यानी कि ऐसी कोई पंक्तियाँ बोलना जो कविता रूप में हो। घुल मिल जाना यानी एक हो जाना, अलग ना दिखाई देना, एक जैसा दिखना। सहज यानी स्वाभाविक। सुभिता यानी सुविधा, आराम। हिमाचली, इसका अर्थ है हिमाचल प्रदेश की। अब हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। प्रश्न दूसरा, तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। इस बात को लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। का, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। खा, पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। गा, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। पेय होता है पीने वाला पदार्थ, ठीक है, जैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, उसे हम पेय कहेंगे। जो हम पी सकते हैं उसे कहते हैं पेय। यहाँ पर कोक और पेप्सी यानी एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आपको पता होगा कि जब एक चीज़ के बारे में बताया जाता है तो वहाँ पर एक वचन लगता है, और जब एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात की जाती है, बताया जाता है, तो वहाँ बहुवचन लगता है। तो यहाँ पर कोक और पेप्सी यानी एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पेयो। पेय यानी एक वचन, पेय का बहुवचन हो जाएगा पेयो। शीतल मतलब होता है ठंडा, तो ठंडा पेय यानी ठंडा पीने वाला। आगे पढ़ते हैं। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। तीसरा प्रश्न, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसी वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर, लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड में रख देती थी और फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे की शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट था। अब हम आते हैं भाषा की बात। पहला प्रश्न, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। आप सभी को संज्ञा पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। यहाँ पर क्या किया गया है कि पाठ में जो क्रियाएं दी गई हैं उनसे, उन शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए गए हैं। तो इस प्रश्न में यह कहा गया है कि हमें भी पाठ से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखना है, फिर उनसे हमें भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हैं। तो पाठ के आधार पर कुछ शब्द ये हैं, निम्नलिखित हैं। क्रिया है गूंजना, इसका भाववाचक संज्ञा होगा गूंज। उभार का उभरना, दौड़ना का दौड़, चढ़ना का चढ़ाई, चाल का चलन, गहराना गहराई, खींचना का खींच, बदलना का बदलाव। अगला प्रश्न, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें से 4 कुछ और 1 लीटर शब्द संख्या या परिमाण का आभास होता है,
क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उसके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। अब आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपको छांटना है कि इसमें से कौन सा विशेषण का भेद होगा। पहला, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। इसका उत्तर होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित संख्या दी गई है 2 दर्जन, इसलिए यहाँ पर लगेगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो अनाज दे दो। यहाँ पर अनाज के बारे में बताया गया है कि वह कितना है, यहाँ पे मात्रा बताई गई है उसकी, यानी कि 2 किलो। तो यहाँ पर परिमाणवाचक आएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि कितने बच्चे आ रहे हैं, उसने कहा कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो ये अनिश्चित हो जाएगा, यानी कि हमें कुछ निश्चित नहीं है। तो निश्चित का विलोम क्या होता है? अनिश्चित, यानी जो चीज़ पता ना हो। तो इसलिए यहाँ पर होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोग हंस रहे थे। यहाँ पर भी हमें कुछ पता नहीं है कि कितने लोग हंस रहे थे, तो हमने क्या कहा यहाँ पे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ पर संख्या नहीं आती है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर क्या है? तुम्हारा क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और सुंदर गुणवाचक विशेषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का कार्य भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। उत्तर है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण क्या होगा? हम। दूसरा है, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण क्या होगा? उन। तीसरा है, हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। सार्वनामिक विशेषण क्या होगा? हमारा। अगला है, अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। यहाँ पर सार्वनामिक क्या होगा? अपने अपने। अंतिम है, यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण क्या होगा? उन। तो यह आपका पाठ समाप्त होता है। आप सभी को गृह कार्य ये करना है कि इस पाठ के कठिन शब्दार्थ अपनी कॉपी में करें, प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे और भाषा की बात अपनी कॉपी में लिखकर मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।